वर्ष 2015 के बीच देश में हिंदुओं की आबादी करीब 8% घट गई है, जबकि इस दौरान देश में मुस्लिमों की आबादी 43% बढ़ी है। यह दावा किया गया है पीएम की आर्थिक सलाहकार समिति की रिपोर्ट में। इस रिपोर्ट की और कौन कौन सी बड़ी बातें दिखाते हैं आपको 1 मिनट में। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार समिति की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में साल 1950 में आबादी में हिंदुओं की हिस्सेदारी 84.68% थी, जो साल 2015 तक घटकर 78.06% पर पहुंच गई। यानी 65 सालों में आबादी में हिंदुओं की हिस्सेदारी 7.81 घट गई, जबकि 1950 में कुल आबादी में मुस्लिमों का हिस्सा 9.84% था। वो वर्ष 2015 में बढ़कर 14.09% हो गया। यानी 64 सालों में मुस्लिमों की आबादी 43.15% बढ़ गई। अलग अलग धर्मों की आबादी के आंकड़ों को लेकर बीजेपी ने चिंता जताई है। स्वाभाविक तौर पर मुसलमानों की बढ़ती आबादी पर सामान्य हिंदू के मन में प्रश्न पैदा होता है। विपक्ष का आरोप है कि आंकड़े बीजेपी का खेल है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इलेक्शन के वक्त ये सर्वे, ये असेसमेंट जानबूझ के किया जा रहा है। नस्लीय टिप्पणी के बाद भले ही सैम पित्रोदा ने पद से इस्तीफा दे दिया हो, लेकिन इस इस्तीफे के बाद भी बीजेपी पर कांग्रेस के जो हमले वो थमने का नाम नहीं ले रहे। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने अपने पद से तो इस्तीफा दे दिया है, लेकिन वो कांग्रेस को बेहद मुश्किल में धकेल कर चले गए हैं और कांग्रेस की मुश्किलों को बीजेपी ने बढ़ाना शुरू कर दिया है। भारत के लोगों पर नस्ली टिप्पणी करने वाली बात अंकल सैम अर्थात राहुल जी के गुरु ने की, परंतु कांग्रेस ने उनको निकाला नहीं पार्टी से, कांग्रेस ने उनको सैक नहीं किया, बल्कि जयराम रमेश जी कहते हैं कि उन्होंने स्वतः अपने मर्जी से इस्तीफा दे दिया, तो इस्तीफा स्वीकार लिया गया। मतलब कांग्रेस पार्टी को इस बयान में कोई गलत बात नहीं लगी। दूसरी तरफ कांग्रेस अपने बचाव में लगातार बीजेपी पर पलटवार कर रही है। अधीर रंजन चौधरी ने बीजेपी और पीएम मोदी पर ही बंटवारे का आरोप लगा दिया। हिंदू और मुसलमान ही देखते हैं, कभी परिंदा को भी हिंदू मुसलमान में बांट देंगे। हो सकता है कि मोदी अगले दिन परिंदा को लेकर हिंदू परिंदा मुसलमान परिंदा बांट देंगे। इसमें हम क्या कर सकते हैं? मोदी है तो मुमकिन है, सब कुछ कर सकते हैं। और झूठ का बादशाह है। तो भाई देखिए, मुंबई की नॉर्थ ईस्ट सीट पर मराठी बनाम गुजराती का विवाद शुरू हो चुका है। जी हां, शिवसेना उद्धव गुट का ऐसा आरोप है कि मराठी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को गुजराती बाहुल्य इलाकों में प्रचार करने से रोका जा रहा है। सोसाइटी के बाहर आपसी कहासुनी की तस्वीरें मुंबई के घाटकोपर की हैं, जहां शिवसेना उद्धव गुट के प्रत्याशी संजय दिना की कुछ लोगों से बहस हो गई। आरोप है कि सोसाइटी के बाहर कुछ गुजरातियों ने कथित तौर पर शिवसेना उद्धव गुट के कार्यकर्ताओं को प्रचार के लिए रोक दिया। वायरल वीडियो 5 मई का बताया जा रहा है। महाविकास अघाड़ी के उम्मीदवार संजय दीना चुनाव प्रचार के लिए गए थे, लेकिन उन्हें रोक दिया गया। उनकी पैर के नीचे से जमीन फिसल गई है, निकल गई है, तो अभी वो कोशिश कर रहे हैं। आदमी मरता क्या नहीं करता, तो अभी कोशिश कर रहा है कुछ न कुछ कंट्रोवर्सी क्रिएट किए। वहीं बीजेपी के पूर्व सांसद किरीट सोमैया का कहना है कि ऐसा कोई विरोध हुआ ही नहीं। ईशान्य मुंबई व मुंबई में कहीं पर भी भाषा के आधार पर कभी भी विवाद हुआ नहीं है, होगा भी नहीं। मुंबई की नॉर्थ ईस्ट सीट पर 20 मई को मतदान है। चुनाव में पक्ष और विपक्ष जीत के लिए सारे प्रयत्न कर रहे हैं। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, एयर इंडिया में देखिए कर्मचारियों पर एक्शन हो गया है। कई हड़ताली जो कर्मचारी हैं उनको टर्मिनेट कर दिया गया है। कंपनी ने उन्हें कातिल कर ऑपरेशन डिस्टर्ब करने और नियुक्ति शर्तों का उल्लंघन करने के लिए टर्मिनेट किया है। सीईओ ने आज टाउन हॉल मीटिंग भी बुलाई है। सभी कर्मचारियों को चिट्ठी लिख दी है टाउन हॉल के लिए और कहा है कि अपनी समस्याओं को खुलकर डिस्कस करें। मास सिक लीव पर स्टाफ को पुनर्विचार कर कंपनी और यात्री के पक्ष में फैसला लेने का आग्रह है। मैनेजमेंट हर स्तर पर बातचीत के लिए तैयार है। एयर इंडिया के यात्रियों को अगले कुछ दिनों मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। कंपनी ने ताजा बयान में साफ कर दिया है कि क्रू मेंबर्स के अचानक बीमार होने की वजह से उड़ानों में आगे भी कटौती होगी। एयरलाइंस के सीईओ आलोक सिंह ने पूरे हालात को लेकर बयान जारी कर जानकारी दी। उन्होंने बताया
कि मंगलवार शाम से हमारे 100 से ज्यादा कैबिन क्रू सहकर्मियों ने अपनी रोस्टर वाली उड़ान ड्यूटी से पहले आखिरी समय में बीमार होने की रिपोर्ट दी है। इससे हमारे ऑपरेशन में बाधा आई है, क्योंकि ऐसा ज्यादातर L1 भूमिका वाले सहकर्मियों की ओर से किया गया है, जिसके कारण इसका बहुत ज्यादा असर हुआ। करीब 90 उड़ानें बाधित हुई। ये व्यवधान पूरे नेटवर्क में फैल गया है, जिससे हमें अगले कुछ दिनों में शेड्यूल में कटौती करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। कंपनी का कहना है कि वे कर्मचारियों से किसी भी चिंता के बारे में चर्चा करने के लिए तैयार हैं। उधर पूरे मामले पर नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एयर इंडिया एक्सप्रेस से रिपोर्ट मांगी है। साथ ही मुद्दों का तुरंत हल निकालने का भी आग्रह किया है। तो वहीं देखिए, गुजरात के अहमदाबाद में दरगाह की जमीन को लेकर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है और इसके बाद गुट आपस में ही भिड़ गए। हिंसक टकराव में कई पुलिस वाले भी घायल हुए हैं। भारी संख्या में पुलिस बल, उपद्रव करते लोग। हंगामे की तस्वीरें अहमदाबाद की पिराना की है, जहां 2 गुटों में टकराव हो गया। देखते ही देखते यहां लोगों ने पथराव शुरू कर दिया। पूरा विवाद दरगाह की जमीन का है। दरगाह और मंदिर की जमीन को लेकर दोनों गुट आपस में भिड़ गए। बताया जाता है कि मंदिर की बनावट में बदलाव को लेकर यह पूरा विवाद हुआ। जमीन विवाद इतना बढ़ा कि दोनों गुट आपस में भिड़ गए। यहाँ मंदिर और मस्जिद आसपास ही बने हुए हैं, जिसका संचालन एक ट्रस्ट के जरिए किया जाता है। हंगामे की खबर मिलने के बाद पुलिस टीम ने दोनों पक्षों को शांत कराया। इस उपद्रव में 3 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। फिलहाल पुलिस टीम ने दोनों गुटों के कई लोगों को हिरासत में लिया है। ये टोला जो है एक दूसरे पे पत्थर मारा कर रहा था और इस पूरी घटना में जो है पुलिस के भी कुछ लोगों को चोट लगी है। दोनों साइड से लोग डिटेन किए हैं जो ट्रबल मेकर थे, जिन्होंने पत्थर मारा किया। वहीं इलाके में बड़ी संख्या में पुलिस और SRP जवानों को तैनात किया गया है। फिलहाल मौके पर हालात काबू में है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। कुलगाम जिले में आतंकियों के साथ चल रही मुठभेड़ में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। जी हां, कुलगाम में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में बीते 36 घंटों में 3 आतंकी ढेर हुए हैं। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 10 लाख के इनामी बासित डार को मार गिराया। बासित डार 18 आतंकी वारदातों में लंबे समय से मोस्ट वांटेड था। मुठभेड़ के दौरान बासित डार अकेला नहीं था, बल्कि उसके साथ हाइब्रिड आतंकी फहीम भी था, जो ढेर हुआ है। वहीं तीसरे आतंकी की पहचान मोमिन के तौर पर हुई है। मोमिन श्रीनगर का रहने वाला बताया जा रहा है, लेकिन इसकी पुष्टि सेना के अफसरों ने नहीं की है। पुंछ में हुए आतंकी हमले के बाद से सुरक्षा बलों का एक्शन जारी है। कुलगाम समेत उन तमाम संदिग्ध ठिकानों पर एजेंसियां लगातार सर्च ऑपरेशन जारी रखे हैं। इसी कड़ी में कुलगाम में 3 आतंकियों के ढेर होने से इस एक्शन को बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। सुरक्षा बलों के साथ कुलगाम में हुई मुठभेड़ के बाद अभी भी इस इलाके की घेराबंदी की गई है, क्योंकि माना जा रहा है कि यहां अभी और आतंकी छिपे हो सकते हैं, जिन्हें ढेर करना बाकी है। देखिए, 4 मई को पुंछ में हुए हमले में शामिल 3 संदिग्धों की तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिनकी सुरक्षा बलों को तलाश है। और इन संदिग्धों की तलाश में सुरक्षा एजेंसियों ने सर्च ऑपरेशन की रफ्तार को अब और तेज कर दिया है। बीते 5 दिनों से जम्मू कश्मीर के चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। पुंछ में वायुसेना के काफिले पर हुए हमले के बाद से लगातार ऑपरेशन जारी है। पुंछ में हुए हमले के 3 संदिग्धों की तस्वीरें जांच एजेंसियों ने जारी की है। पुंछ के सूरनकोट, राजौरी के कालाकोट और अखनूर में संदिग्धों की मूवमेंट के बाद इन तमाम इलाकों में सर्च ऑपरेशन जारी है। वहीं आतंकियों पर शिकंजा कसने के लिए उस तकनीक पर भी लगाम लगाई जा रही है, जिससे आतंकी अपनी लोकेशन छिपाने में कामयाब हो जाते हैं। इसमें क्या होता है कि ना तो आपको पता लगता है कि जो यूजर की आइडेंटिटी पता लगती है, ना ही आपकी जो दूसरा है जो जिसके साथ बात हो रही है उसकी आइडेंटिटी पता लगती है। और इसको ट्रैक करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि ये जो है इसकी ट्रैकिंग जो है ये उस हिसाब से नहीं होती जैसे हमने अपना IP एड्रेस ढूंढ लिया और उसके साथ हो गया। जाहिर है सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बल लगातार तलाशी अभियान में जुटे हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही पुंछ हमले के पीछे जिन आतंकियों का हाथ है वो भी ढेर होंगे। तो वहीं देखिए, POK को लेकर विदेश मंत्री S जयशंकर ने एक बार फिर से अपना बयान दोहराया है। उन्होंने कहा है कि POK जो भारत का हिस्सा है, भारत में वापस आ जाए, इसके लिए हर सियासी दल प्रतिबद्ध है। विदेश मंत्री S जयशंकर ने POK को लेकर भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया है।
उन्होंने पीओके पर संसद के प्रस्ताव का हवाला देते हुए एक बार फिर कहा कि पीओके भारत का हिस्सा है। एक कार्यक्रम में बोलते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि हर राजनीतिक दल ये सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि पीओके भारत का हिस्सा है। Now we see, once we change it, then the entire ground situation changes. So all I can say with respect to POK, that there is a parliament resolution. Every political party of this country is committed to ensure POK, which is a part of India, returns to India. This actually is our national commitment. ये पहला मौका नहीं है जब लोकसभा चुनाव के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पीओके पर बयान दिया हो। इससे पहले भी अलग अलग कार्यक्रमों में भी विदेश मंत्री एस जयशंकर पीओके पर बयान दे चुके हैं। तो वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी पीओके पर बड़ा दावा कर चुके हैं। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की, जहां के मैयर में टेरर फंडिंग के शक में 2 संदिग्ध पकड़े गए हैं। कैसे इस पूरे मामले का खुलासा हुआ है, क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है, आपको दिखाते हैं 1 मिनट में पूरी खबर। पुलिस की गिरफ्त में आए इन युवकों को उस वक्त पकड़ा गया जब ये लोग धोखाधड़ी के मकसद से कई सारे एटीएम कार्ड के साथ खड़े थे। पुलिस को इनसे 13 एटीएम कार्ड, 3 मोबाइल फोन, 20,000 कैश मिला। पुलिस के मुताबिक आरोपियों के तार पश्चिम बंगाल के उस गिरोह से जुड़े हैं जो कि व्हाट्सएप कॉल और चैट से पैसों की उगाही करता है। आशंका इस बात की है कि ये गिरोह पाकिस्तान की आईएसआई की टेरर फंडिंग नेटवर्क का हिस्सा है। के यूनियन बैंक के एटीएम के पास पकड़ाए हैं, उनसे कुछ एटीएम कार्ड, संदिग्ध एटीएम, पैसे और मोबाइल जब्त हुए हैं। उनको 420 अपराध कायम हुआ आईपीसी का, अपराध पंजीबद्ध करके उनको गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल दोनों आरोपियों से पुलिस रिमांड में पूछताछ कर रही है। जल्द ही बड़े नेटवर्क के पर्दाफाश होने की संभावना है। इससे पहले मध्य प्रदेश के सतना में 2 युवकों को खालिस्तानियों के ऑडियो वायरल करने और टेरर फंडिंग का पैसा बांटने के आरोप में पकड़ा गया था। तो वही देखिए, रांची कैश कांड में ईडी का एक्शन लगातार जारी है और ईडी ने मंत्रालय में संजीव कुमार के दफ्तर पर रेड की और कैश के साथ कई अहम दस्तावेज भी बरामद किए। तो वहीं कोर्ट ने संजीव लाल और उनके घरेलू सहायक जहांगीर को 6 दिन की ईडी रिमांड में भेजा है। झारखंड कैश कांड में ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। ईडी ने कांग्रेस नेता और झारखंड सरकार में मंत्री के ओएसडी संजीव कुमार लाल के कैबिन से लाखों रुपए का कैश बरामद किया है। इसके अलावा ईडी ने कई अहम दस्तावेज भी बरामद किए हैं। तो वहीं इस मामले में एक और बड़ा खुलासा हुआ है, जिसके तहत ये जानकारी सामने आई है कि ये पूरा कांड महज 10,000 की रिश्वत से शुरू हुआ था और देखते ही देखते करोड़ों रुपए तक जा पहुंचा। ये मामला 2019 का बताया जा रहा है। इसी रिश्वत कांड की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी तो करोड़ों रुपए के नोटों का पहाड़ सामने आ गया। ईडी ने संजीव लाल और उनके घरेलू सहायक जहांगीर को कोर्ट में पेश किया, जहां अदालत ने दोनों को 6 दिन के रिमांड पर भेज दिया है। ईडी ने अदालत में जानकारी दी है कि आरोपी जहांगीर आलम के घर से जो पैसे बरामद हुए हैं वो संजीव लाल के कहने पर रखे थे। जी न्यूज़।